what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. As you all are familiar with motion, आपको पता है आपके आसपास बहुत सी चीजें हैं जो मोशन के अंदर है. मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास आपको देखने को मिलती है, सपोज हम स्काई की बात करते हैं. स्काई में आपको क्या दिखता है? एयर दिखती है. एयर कोई स्टेशनरी तो है नहीं. एयर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है? मूव कर रही है ना. तो वहां पे भी आप मूवमेंट देख रहे हो, मतलब मोशन देख रहे हो. ऐसे ही आपके घर में क्लॉक्स होते हैं. ठीक है, आपको पता है क्लॉक्स में ये ऐसे 3 हैंड्स होते हैं, है ना. तो ये भी जो सुइयां होती हैं घड़ी की, वो हमेशा चलती रहती हैं. वो भी एक क्या है? मूवमेंट, मतलब के मोशन. कोई इंसान अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर जा रहा है, घर से अपने फ्रेंड का प्लेस पे जा रहा है, तो वो सब चीज के लिए क्या करना पड़ता है? उसको जाने के लिए मोशन करना पड़ता है, मूवमेंट्स चाहिए होती है. अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम और बात कर लेते हैं. हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. अर्थ कोई स्टेशनरी है? नहीं. अर्थ पे भी मोशन हो रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड भी और सन के अराउंड भी. तो ये सब चीजें क्या है? दे ऑल आर शोइंग मूवमेंट. दैट मीन्स दे ऑल आर अंडरगोइंग अ फिनोमेना ऑफ मोशन. तो इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मोशन होते हैं, कैसे मोशन होते हैं, किसको आप मोशन में कहते हो, किसको आप मोशन में नहीं कहते हो, और भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर रेस्ट एंड मोशन, types of motion, scalar and vector quantities, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, acceleration, distance time graph, velocity time graphs. We need to derive 3 equations of motion, circular motion, and lots of numerical problems we'll be taking in this chapter. So let's start. तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम ये देखते हैं, ये जानते हैं कि मोशन और रेस्ट, ये जो दो टर्म्स है, इसका मतलब क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोशन एंड रेस्ट. सो डू यू एक्चुअली नो दैट व्हाट इज मोशन और रेस्ट? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. ठीक है, आप देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको रोड है, विजिबल है. दिस इज रोड, राइट. ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर पोल्स विच हैव लाइट, है ना. लाइट्स भी दिख रही हैं आपको, राइट. आपको यहाँ पे ये क्या दिख रही हैं? दीज आर बिल्डिंग्स. यू कैन सी द बिल्डिंग्स ऑल्सो, है ना. तो ये चीजें आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे. तो आप बताइए, ये जो रोड है, राइट, क्या ये रोड मोशन के अंदर है? मोशन का मतलब होता है, सपोज हम एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस फिगर को हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है. सबसे पहले आप जानिए कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है. तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या पॉइंट होता है? रेफरेंस पॉइंट वो होता है जो कि फिक्स्ड होता है. रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? जो कि फिक्स्ड होता है. इसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं. हम इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बुला सकते हैं. तो स्टेशनरी पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक फिक्स पॉइंट जो अपनी जगह नहीं बदलता, जो चीज सेम रहती है, राइट. अब जैसे कि ये पोल है इस फिगर में, ये पोल एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये अपनी जगह नहीं बदलता है. ये जहां पे एक बार है, ये वहीं पे रहने वाला है, राइट. बिल्डिंग्स एक रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि ये भी स्टेशनरी है. ये भी एक बार बन गई, जहां पे बन गई वहां पे उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, राइट. सो दे कैन बी रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और कैन बी स्टेशनरी पॉइंट, राइट. ऐसे ही मतलब कभी भी किसी चीज के मोशन को पढ़ने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसी से रिलेट करके हम बताते हैं दूसरे के बारे में कि दूसरी चीज मोशन में है या मोशन में नहीं है, राइट. अब हम इस फिगर के अंदर बात करते हैं.
अब इस फिगर में देखिए, हम देख रहे हैं पोल्स है हमारे पास रोड है, बिल्डिंग्स है, ये सब स्टेशनरी है, मतलब ये टाइम के साथ अपनी जगह नहीं बदलेंगे, राइट? तो इसका मतलब दे ऑल आर लाइक, और यू कैन से दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो जो चीजें अपनी जगह नहीं बदलती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं कि वो चीजें किस पे हैं, दे आर इन रेस्ट। लेकिन अगर सपोज, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, हमारे पास कार है, ठीक है? हम यहाँ पे एक कार बना लेते हैं बॉक्स में। अब लेट्स से एक कार ये यहाँ पे खड़ी, ठीक है? तो अगर ये कार यहीं पे खड़ी रहती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खड़ी हुई है, ठीक है, चल नहीं रही है, और ये हो गया सपोज पोल को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो इस कार को, कार के बारे में हम बता पाएंगे कि ये मोशन में है, ये मोशन में नहीं है, कैसे? इन रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या इस कार की पोजीशन बदली है या नहीं, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी जगह तो नहीं बदल सकती है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूवेबल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मोशन हो सकता है, ये अपनी जगह बदल सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन की जगह बदली है या नहीं, हम बता सकते हैं कि ये जो कार है ये मोशन में है या मोशन में नहीं है, ठीक है? अब सपोज हम ये देखते हैं कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये यहीं पे है, और कार भी कुछ टाइम यहीं पे खड़ी रही, मतलब इसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, तो हम बोलेंगे कि ये कार किस पे है, रेस्ट पे। लेकिन अगर कुछ देर बाद ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स से बी, तो हम कहेंगे ये कार क्या है, मोशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि पहले ये इस पोल के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे थी, लेकिन जब इसने अपनी पोजीशन बदल ली, बी पॉइंट पे आ गई, तो हम बोलेंगे कि ये कार मोशन के अंदर है, राइट? तो जब कोई चीज अपनी जगह सराउंडिंग्स के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से अपनी जगह बदलता है, उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर वो जगह नहीं बदलता तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट, राइट? समझ गए आप? अब फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, आप देखिए, लेट्स से आपके पास ये एरोप्लेन है, अभी आप देख रहे हो ये एरोप्लेन चल रहा है, राइट? ये एरोप्लेन मूवमेंट के अंदर है, इस एरोप्लेन के अंदर मोशन आप क्लियरली देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि इससे कैसे गैसेस रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है ना? दिस एरोप्लेन इज इन मोशन। अब जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तो एरोप्लेन सपोज ये रनवे है, दिस इज रनवे, रनवे आप जानते हो ना, जहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड एकदम से फास्ट होती है और फिर उस पे काफी देर चलकर फिर वो फ्लाई करता है, ठीक है? अब रनवे पे जब यहाँ एरोप्लेन है, ठीक है, तो अगर वो यहीं पे खड़ा है सपोज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट काफी टाइम से यहीं पे खड़ा है, तो हम उसे बोलेंगे कि एरोप्लेन रेस्ट पे है। अब क्या हुआ, इसमें जो पायलट है, पायलट ने इसको ड्राइव किया, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ी और फिर ये टेक ऑफ कर गया, ठीक है? तो आप देखो यहाँ से रेस्ट पे था और रेस्ट से ये किसमें चेंज हो गया, मोशन के अंदर, है ना? तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं रेस्ट और मोशन। तो आप समझ गए ना, रेस्ट का मतलब सिंपल इतना है, जब कोई चीज अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, पोजीशन पोजीशन ना चेंज करे, तो उसको आप बोलोगे कि वो चीज रेस्ट पे है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो आप बोलोगे द बॉडी इज इन मोशन। तो सिंपल सी बात है, इफ एनीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, when a body doesn't change its position with respect to the surroundings or a reference point, it is said to be at rest. And when a body changes its position with respect to its surroundings or a reference point, it is said to be in motion. But ये डेफिनेट है कि कभी भी किसी को रेस्ट या मोशन में जानने के लिए you need a reference point or you need to see the motion or rest with respect to surroundings, or there can be a stationary object. ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी इनके कंट्रास्ट में आप बता सकते हो कि सामने वाली बॉडी ने अपनी पोजीशन बदली है या नहीं बदली।
कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देयर हैज टू बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. पहली कैरेक्टरिस्टिक है द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. राइट, लेट्स से जैसे कि हमारे पास कार है, ठीक है, हम यहाँ पे एक पोल बना लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक पोल है यहाँ पे, इस पोल को हम ए लिख लेते हैं. और यहाँ पे भी हमारे पास एक पोल है, लेट्स से हम इस पोल को बी लिख लेते हैं. अब पहले ये कार ए के पास है, फिर ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, और ऐसे बदल के ये पोल बी के पास जा रही है. मतलब इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है. So this is one of the main characteristic of moving object, that the object is said to be in motion only if it changes its position with respect to the surroundings with time. अब हमने ये देखा कि कई मोशन तो बहुत ही फास्ट होते हैं, राइट, कि आपको दिखते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा कार थी तो कार का मूवमेंट आपको दिख रहा था, तो मोशन जो वहां पे था दैट वाज क्वाइट फास्ट एंड वी कैन सी इट हैपनिंग. हमें पोजीशन बदलती हुई दिख रही थी. लेकिन कुछ पोजीशंस आप कह सकते हो या कुछ मोशंस इतने स्लो होते हैं कि वो हमें क्लियरली नहीं दिख पाते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक. ठीक है, देखते हैं. लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक, आपने देखा है कि जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, उसके अंदर जो मोशन होता है वो होता है लेकिन उतना विजिबल नहीं होता. ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास रिस्ट वॉच. अगर आप अपने रिस्ट वॉच को देखेंगे तो आप देखोगे कि रिस्ट वॉच के अंदर 3 हैंड्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास मिनट की सुई होती है, राइट, वी हैव मिनट हैंड, वी हैव सेकंड हैंड जो सेकंड्स को डिनोट करती है, वी हैव दिस थिंग आर हैंड जो हमें आर के बारे में बताती है. आप देख पा रहे हो हमारे पास इस वॉच के अंदर भी आप देख पा रहे हो हमें तीनों सुइयां दिख रही हैं. ये रेड वाली सुई हमारी सेकंड की सुई है, जो छोटी वाली सुई है ये हमारी आर हैंड है, और ये वाली जो ब्लैक आप देख पा रहे हो दिस इज मिनट हैंड. ठीक है, तो नॉर्मली मोशन के अंदर आपको कौन सा हैंड दिखता है? आपको सेकंड वाली सुई की पोजीशन भी बदलते हुए दिखती है, आपको मिनट हैंड की भी दिखती है बदलते हुए विद टाइम. पर अगर आप क्लोजली देखो तभी आपको आर हैंड की मूवमेंट दिखती है, क्योंकि जो आर वाली सुई है उसके अंदर मूवमेंट होती है लेकिन बहुत स्लो होती है. तो हम कह सकते हैं कि कई मोशंस तो बहुत फास्ट है कि हमें मतलब बहुत आसानी से ही पता लग जाता है कि वो जगह बदली गई है, और कई मोशंस थोड़े स्लो होते हैं तो वो हमें बहुत क्लियरली उनको विजुअलाइज करना पड़ता है, तब हमें पता लगता है कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है. So we can write in this way that it has 3 hands, minute, seconds and hour hand. Out of them, the second hand moves fast, that its motion can be seen. But in order to see the motion in hour hand and minute hand, we have to keep the track as the motion in them is comparatively very slow. See, now we have different types of motion. We have linear motion. Linear motion is that when the body travels in a straight line. For example, अगर आपके पास एक कार कंसिडर कर लेते हैं और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, राइट, तो उस मोशन को हम क्या बुलाएंगे? लीनियर मोशन. Another type of motion is rotational motion, when a body rotates about a fixed axis. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में ये जो व्हील्स हैं they are rotating about a fixed axis. Right, so this is a rotational motion. ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है when a body moves along a curved path. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक राउंड अबाउट है हमारे पास, इस राउंड अबाउट पे हम घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ, एक कर्व्ड पाथ में हम घूम रहे हैं, तो ये मोशन हमारा कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन. Another kind of motion is vibratory motion in which a body show to and fro movement. मतलब जो बॉडी है उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे. अब वो वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती है, टू एंड फ्रो भी हो सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है. तो वाइब्रेटरी मोशन इज अ मोशन विच द पार्टिकल्स मूव इन फॉरवर्ड एंड as well as in backward direction, which is to and fro movement. As you can see in the figure, अब सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग को ऐसे फोर्सफुली नीचे की तरफ पिंच करते हैं और इसको छोड़ देते हैं,
तो इसके पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशंस आपको इस तरह से दिखती है जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो। सो दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। Now all the physical quantities which we are going to study in this chapter, they are basically categorized into two main categories. जितनी भी फिजिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होती है. वन कैटेगरी इज स्केलर क्वांटिटीज, अदर कैटेगरी इज वेक्टर क्वांटिटीज. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है या तो वो स्केलर है नेचर में या वो वेक्टर है. देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है. देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है. मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको अच्छे से. लेकिन डायरेक्शन पे वो डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है. तो स्केलर क्वांटिटीज जो है दे डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, अमाउंट कह सकते हो आप. दे डिपेंड अपॉन द वैल्यू बट नॉट ऑन द डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए डिस्टेंस. अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस मतलब सपोज ये मेरा घर है, राइट, मैं लिख लेती हूँ होम, और ये मार्केट है. मार्केट में कोई शॉप है या मार्केट है, हम कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे. अब मुझे घर से मार्केट जाना है, राइट, ठीक है. सपोज मैंने कहा घर से मार्केट जाने का जो मेरा टोटल पाथ मुझे कवर करना पड़ता है, लेट्स से दैट इज 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर, ठीक है. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं 1 किलोमीटर बोलूंगी ना. मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि जी मैं पहले 200 मीटर्स नॉर्थ में गई, फिर मैं 300 मीटर साउथ में गई, फिर मैंने 400 मीटर्स ऐसे दूसरा डायरेक्शन लिया, फिर मैं मार्केट पहुंची. ऐसे तो आप नहीं बताओगे ना. आप क्या कैसे बताओगे. आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे, आप सिर्फ वैल्यू बताओगे कि आपने कितना डिस्टेंस चला, कितना पाथ आपने चला, ठीक है. तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ अमाउंट या वैल्यू या आप जिसको मैग्नीट्यूड टेक्निकली बोलते हो उस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. उनको बताने के लिए डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. उन क्वांटिटीज को आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिस्टेंस. तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने का कोई नया तरीका बिल्कुल नहीं होता है. जो हमारे एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के, जो सिंबल से हम उनको डिनोट करते हैं वो सेम होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो चाहे वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट, तो फिर भी हम उसका सिंबल एस ही यूज करेंगे. हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाएंगे जो कि उसको डिनोट करेगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है. तो जितनी स्केलर क्वांटिटीज है वो अपने सिंबल से ही रिप्रेजेंट होती है. नेक्स्ट वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड, जैसे कि अभी हमने बात करी वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पे तो डिपेंड करती है, पर साथ में डायरेक्शन भी वहां पे स्पेसिफाई करनी जरूरी होती है. उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं जरूरत स्पेसिफाई करने की. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी बहुत जरूरी होगी. और वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी एग्जांपल ले लूं और मैं आपसे कहूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है जेड और ये वेक्टर है नेचर में, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमें एरो लगाना पड़ता है जो हमें डेफिनेट करता है कि भी ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, राइट. तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट किया है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो आई थिंक स्केलर वेक्टर तो क्लियर हो गया ना आपको. तो सिंपल सा बेसिक सा अपने माइंड में आप रखिए, स्केलर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन. सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इन ईदर ऑफ टू, या तो वो स्केलर है या वो वेक्टर है. अब हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है. डिस्टेंस की डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ठीक है.
लेट्स से ये हमारे पास एक बच्चा है, वी हैव अ बॉय, राइट, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये अपने घर से, इसका घर बना लेते हैं, लेट्स से दिस वाइट बॉक्स इज हिज होम, स्कूल पे जा रहा है, लेट्स से दिस इज स्कूल, ठीक है, ये बच्चा अपने घर से स्कूल में जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल से जब छुट्टी हो गई तो ही इज गोइंग टू मार्केट, हम इसको मार्केट बना लेते हैं, राइट, लेट्स से दिस इज मार्केट, फिर वो मार्केट जा रहा है, राइट, मार्केट से होता हुआ वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, लेट्स से दिस इज फ्रेंड्स हाउस, हम इसको लिख लेते हैं, ये इसके फ्रेंड का घर है, ठीक है, फ्रेंड के घर जाता है और फिर ये वापस अपने घर आता है, समझे आप, बच्चा घर से स्कूल गया, स्कूल से फिनिश होने के बाद वो मार्केट गया, मार्केट में अपना काम करने के बाद वो फ्रेंड के घर गया और फिर वापस से वो अपने घर आया, राइट, लेट्स से घर से स्कूल जाने में जो मतलब उसको चलना पड़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको 2 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है, स्कूल से मार्केट ज्यादा दूर नहीं थी, लेट्स से 1 किलोमीटर पे ही थी, तो स्कूल से मार्केट जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ा, मार्केट से जो फ्रेंड का घर था वो भी लगभग 1 किलोमीटर की ही दूरी पे था, और वापस फ्रेंड के घर से जब वो अपने घर पे आया, लेट्स से वो 2 किलोमीटर पे ही था, ठीक है, तो जो बच्चा था वो कितना चला, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो जितना भी इसने पाथ ट्रेवल किया, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल किया, उस एक्चुअल पाथ जो वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, डिस्टेंस, समझे आप, किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, चाहे साउथ जाए, नॉर्थ जाए, ईस्ट जाए, कहीं पे भी जाए, पर जो भी पाथ वो चल रहा है दैट इज कैलकुलेटेड in a distance. This is what is distance. Distance is actually the actual path covered by a body. Distance होता क्या है? It is actual path covered by body in any direction. किसी भी डायरेक्शन में जो actual path cover कर रहे हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, distance. तो इस बच्चे ने इसका मतलब कितना distance travel किया, 2 किलोमीटर घर से स्कूल, फिर 1 किलोमीटर स्कूल से मार्केट, फिर मार्केट से फ्रेंड का घर 1 किलोमीटर, और फिर फ्रेंड के हाउस से अपने घर पे आया वापस 2 किलोमीटर, तो टोटल अगर हम करें तो ये कितना डिस्टेंस चला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ही इसका एक्चुअल पाथ कवर्ड है, मतलब इसका डिस्टेंस है, तब समझ गए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब जितना भी पाथ आप चल रहे हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलो, उसको हम डिस्टेंस बुलाते हैं, राइट, तो हमने अभी यहाँ पे कर लिया कि ये हमारे पास होम था, स्कूल था, मार्केट थी और ये फ्रेंड का घर था, तो जो टोटल पाथ इसने ट्रैवल किया किसी भी डायरेक्शन में बच्चे ने, वो किसके अंदर फॉल करता है, इट मेक्स और यू कैन से इट एड अप टू अ डिस्टेंस वैल्यू, सो ये जो पाथ है आप हम याद रखिए किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिकली इसी डायरेक्शन में जाएगा तो वो डिस्टेंस होगा, इस दूसरी डायरेक्शन में जाएगा डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, तो चाहे वो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में चला, चाहे यहाँ डायरेक्शन बदली, यहाँ बदली, चाहे यहाँ बदली डायरेक्शन, लेकिन ये जितना भी वैल्यू है ये सब एडअप होता है डिस्टेंस के अंदर, ये हमें टोटल डिस्टेंस देने में हेल्प करता है, so distance can be defined as the total path covered by body in any direction, मतलब डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, और वी कैन से डिस्टेंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, अब क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, देयरफॉर द क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछता है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी, और अगर हम इसका यूनिट देखें तो स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज इन मीटर एंड द बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर, और किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, राइट, तो डिस्टेंस समझ गए ना आप, तो अगर सपोज एक बॉडी यहाँ है उसको यहाँ तक पहुंचना है, तो
ये जो पाथ वो ट्रैवल करके जा रहा है, दिस इज एक्चुअली अ डिस्टेंस. So, characteristics of distance are, it can never be zero. ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी चल रही है और उसका डिस्टेंस जीरो हो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता. और अगर कोई बॉडी डिफरेंट पाथ ट्रैवल करती है तो जो टोटल डिस्टेंस है वो सिंपली उनको ऐड करके, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके टोटल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का निकाला जाता है. जैसे कि अभी हमने पीछे किया था कि बॉय जब अपने घर से स्कूल गया तो हमने 2 किलोमीटर लिया, राइट. जब स्कूल से वो मार्केट गया उसको हमने 1 किलोमीटर ले लिया. ऐसे ही जब बच्चा मार्केट से फ्रेंड के घर गया उसको भी 1 किलोमीटर ले लिया, राइट. फिर वो अपने फ्रेंड के घर से जब घर पे आया अपने तो हमने 2 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमने कैसे निकाला? सारे पाथ को सिंपली ऐड करके. तो अगर बॉडी डिफरेंट पाथ्स ट्रैवल करती है तो टोटल डिस्टेंस सिंपली उनको ऐड करके मैग्नीट्यूड का टोटल जो पाथ कवर्ड है वो निकाला जा सकता है. तो दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जानते हैं उसको. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल. सपोज हम मानते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी एंड सी. 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी एंड सी. 3 of them आर गुड फ्रेंड्स, राइट. ए को बी के घर जाना है, राइट. लेकिन ए को बी का घर नहीं मालूम क्योंकि ए और बी अभी जो फ्रेंड्स हैं थोड़े टाइम से ही बने हैं, वो एक दूसरे के घर नहीं गए अभी, राइट. ए और बी का एक कॉमन फ्रेंड है सी, ठीक है. और ए और सी आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं. ये आपस में घर जा चुके हैं एक दूसरे को. मतलब आप कह सकते हो जो फ्रेंड ए है उसको सी फ्रेंड का घर पता है, राइट. लेकिन ए को बी का घर नहीं पता, लेकिन सी को बी का घर पता है. आप समझ गए. एक और एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करती हूँ. देखिए, बी और सी आपस में ओल्ड फ्रेंड्स हैं, इनको एक दूसरे का घर पता है, ठीक है. ए अभी इनका न्यू फ्रेंड बना है, ए अभी इनका न्यू फ्रेंड बना है, ठीक है. ए को सी का घर तो पता है लेकिन ए को बी का घर नहीं पता. दोस्ती तो अच्छी है लेकिन अभी एक दूसरे के घर नहीं गए वो, तो इसलिए ए को बी का घर नहीं पता, राइट. अब बी का है बर्थडे आज, बी का क्या है बर्थडे, राइट. तो ए को बी के घर जाना है, बर्थडे पे इनविटेशन है उसके पास. तो ए क्या करता है, पहले सी के घर जाता है, राइट. लेट्स से ए का और सी का घर आपस में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, राइट. तो 2 किलोमीटर चल के ए सी के घर जाता है, राइट. फिर दोनों ए और सी दोनों मिलकर बी के घर जाते हैं. लेट्स से सी का घर बी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ए और सी दोनों मिलके 1 किलोमीटर और चलते हैं और वो बी के घर चले जाते हैं, ठीक है. तो अगर हम देखें तो ए जो था, ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, कितना चलना पड़ा. पहले वो सी के घर गया 2 किलोमीटर, फिर दोनों मिलके बी के घर गए 1 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा उनको 3 किलोमीटर, राइट. अब अगर ए को बी का घर पहले से पता होता तो उसको सी के घर नहीं जाना पड़ता, ए डायरेक्टली बी के घर जाता, राइट. और देखा गया कि ए और बी का घर मतलब इतना दूर भी नहीं था. अगर जितना ए को पहले घूम कर जाना पड़ा, पहले सी के घर और फिर उसके साथ मिलकर बी के घर जाना पड़ा, तो 3 किलोमीटर चलना पड़ा ऐसा करने में. लेकिन अगर ए को घर पता होता और वो बी के घर डायरेक्ट जाता तो वो एक ही डायरेक्शन में स्पेसिफाइड जाता और वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना पड़ता वो कितना होता, 1.5 किलोमीटर, राइट. तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट रूट होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट रूट होता है, राइट. जैसे कि अगर ए को बी के घर जाना होता तो वो एक शॉर्ट रूट पकड़ता और वो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर से तो कम ही होने वाला था, ठीक है. और वो एक ही डायरेक्शन में जाता. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस एग्जांपल द डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर बट द डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 किलोमीटर, राइट. तो अब समझे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है लेकिन एक शॉर्ट रूट होता है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है. तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं.
Displacement is the shortest route traveled by body in given direction. तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्ट रूट है जो एक ही डायरेक्शन के अंदर स्पेसिफाइड है, मतलब उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है. अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुआ? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. और वेक्टर क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया था, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम उनके ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं जो हमें बताता है कि इट इज अकरिंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. अब इस फिगर के अंदर अगर सपोज हम कहीं बंदे ने यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, तो वो यहाँ से पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया. अगर वो सीधा जाता तो ये शॉर्ट रूट रहता ना. इस शॉर्ट रूट को आप क्या बुलाते हो? डिस्प्लेसमेंट. और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के. Displacement can be zero. Now the question is, under what circumstances the displacement can be zero? अब देखिए, for example, आप A पॉइंट से शुरू हुए और आप B पॉइंट पे गए. ठीक है, आप A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हो, राइट. फिर आप वापस से B पॉइंट से A पॉइंट पे आ रहे हो. ठीक है, तो जब हमारे स्टार्टिंग या आप इनिशियल पॉइंट कह सकते हो, जब हमारा स्टार्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट और हमारा फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो. समझे? आप आपने ए से ही शुरू किया, आप एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके गए, लेट्स से एक्स आप डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पे गए, फिर आप वापस से उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो एक्स ही डिस्टेंस ट्रैवल करके, और आप इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ रहे हो, तो उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो. तो जब हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट कोइंसाइड करता है, एक ही होता है, then the displacement is zero. Similarly, if you are moving on a roundabout, you start from this point and you end at the same point, तो आपका displacement क्या होगा? Zero. So all the bodies which are moving in a circular path, no doubt their displacement is always zero. अब ऐसे ही if a body travels different path, अगर हम displacement देखेंगे, different displacement travel कर रहे हैं वो, तब जो total displacement है, it cannot be calculated by adding simply vectors. हम simply vectors को add करके नहीं बना सकते, मतलब आपको उस पर सिंपल एडिशन नहीं करना पड़ता, उसके अंदर हम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मतलब हम डायरेक्शंस को भी कंसिडर करते हैं. अब फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये एक्स डिस्टेंस इस डायरेक्शन में गया, तो ये एक्स डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, तो आपने यहाँ वेक्टर्स को देखा, तो अब आप देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया. तो इसका मतलब यहाँ पे हम उनके वेक्टर्स को, उनकी डायरेक्शंस को भी कंसिडर करते हैं व्हाइल एडिंग दोस डिस्प्लेसमेंट्स. Now we have a question based on distance and displacement, and in this we have a man travels a distance of 1.5 meter towards east. आपको दिया हुआ है कि जो मैन है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. देन ही ट्रैवल्स 2 meters इन साउथ, फिर वो साउथ की तरफ 2 meters कर रहा है, एंड देन 4.5 meters टूवर्ड्स ईस्ट अगेन. ठीक है, आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मीटर काफी बड़ा होता है, तो हम एक छोटा यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, और फॉर अ टाइमिंग हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. और इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम इन डायमेंशंस का यूज करते हैं. हमें दिया गया है अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. सो लेट्स से दिस इज 1.5 मीटर्स. हम एक 1.5 मीटर्स, मतलब हम उसको सेंटीमीटर में ले लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, और ये ईस्ट की तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. उसके बाद आपको दिया गया है that this man travels 2 meters in south. तो हम साउथ की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. कितनी? 2 meters, मतलब 2 सेंटीमीटर से हम डिनोट कर लेते हैं उसको. Let's say this is 2 centimeter and this point is C and this is towards south. Now
द मैन ट्रेवल्स 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. अब दोबारा से 4.5 मीटर, तो हम लेट्स से 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज डी और ये किस डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स ईस्ट. राइट. अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कि जितना भी पाथ चलते हैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलें तो वो डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करता है. राइट. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्शंस को अगर हम नहीं ध्यान में रखें तो कितना चला गया है? 1.5, फिर आपके पास 2 एंड देन 4.5. राइट. तो इसको जब आप टोटल करते हो इट कम्स आउट टू बी दिस थिंग 8 मीटर्स. कि अब हम यहाँ इसको मीटर्स में ही ले लेते हैं. सो लेट्स से इट कम्स आउट टू बी 8 मीटर्स व्हेन वी ऐड देम. नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट चीज आपको क्या पूछी गई है? टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं. हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं लाइन ड्रॉ करके. तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ए और डी हमारा एंडिंग पॉइंट है. आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है. तो जब आप ए डी का डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दी डिस्प्लेसमेंट. दैट विल गिव यू दी डिस्प्लेसमेंट. अगर लेट्स से in this, if we take this and we measure it, it comes out to be 6.3 meters. So you need to remember that for finding the displacement in these type of questions, you need to join the starting and the ending point. Next we have uniform motion and non-uniform motion. इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say we have a train running at speed 90 किलोमीटर पर आवर. फिगर में आप एक ट्रेन देख रहे हो. Let's say इस ट्रेन ने दिल्ली जाना है. ठीक है. दिल्ली इज लाइक चंडीगढ़ से ये ट्रेन चल रही है तो दिल्ली इज अराउंड 250 किलोमीटर फ्रॉम हियर. राइट. तो ये जो ट्रेन है इसको दिल्ली पहुंचना है और ये कितनी स्पीड से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हर घंटे में ये 90 किलोमीटर्स कवर कर रही है. पहले घंटे में 90 किया, फिर एक और आवर ले लेते हैं उसमें भी 90 किया, फिर और आवर ले लेते हैं उसमें भी 90 किया. तो इस तरह से इसकी एक कांस्टेंट आप कह सकते हो स्पीड है. मतलब ये हर घंटे में एक स्पेसिफिक एक सेम तरह का डिस्टेंस ही कवर कर रही है. तो कभी भी अगर सेम टाइम इंटरवल्स पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होता है तो उस मोशन को हम क्या बुलाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. तो आप समझ गए. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब देखो इनके बीच में अगर हम इंटरवल देखें तो कितने का इंटरवल है? 1 आवर का ही इंटरवल है ना. हर फर्स्ट और सेकंड घंटे में 1 घंटे का ही डिफरेंस है. इसमें भी 1 घंटे का डिफरेंस है. और डिस्टेंस क्या ट्रैवल हो रहा है? सेम ट्रैवल हो रहा है. सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. सो हाउ यू गोना डिफाइन इट? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then the body is said to be in uniform motion. Like as we have discussed, पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था a train traveling at speed 90 kilometer per hour. So it is an example of uniform motion. So likewise you can formulate many examples. आप कुछ भी कहो, car is traveling at 25 meter per second or anything in any units. आप कोई भी डिस्टेंस का कोई भी टाइम का यूनिट ले लीजिए तो यू कैन एक्चुअली फॉर्मुलेट एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सिर्फ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम है टाइम का इंटरवल भी सेम रहना चाहिए और डिस्टेंस का जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट शुड आल्सो बी रिमेन सेम. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. आप देखिए अगर हम यहाँ टाइम मिनट्स में लिया हमने इस एक्सिस पे और डिस्टेंस मीटर में लिया, हम इसको ऐसे बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम. डिस्टेंस इज टेकन इन मीटर्स, हम यहाँ लिख लेते हैं. टाइम इज टेकन इन मिनट्स. अब इसको हम एक बॉक्स की फॉर्म में ले लेते हैं. कभी भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो आप अपनी ग्राफ में जो आपने डिस्क्रिप्शन यूज की है उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. राइट.
तो इसके अंदर आप देखिए पहला आपका क्या है 1 मिनट। 1 मिनट पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 10 मीटर्स। फिर उसके बाद हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 2 मिनट्स। 2 मिनट्स देखिए कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं 20 मीटर पे। तो 2 मिनट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 20। फिर हम 3 ले लेते हैं 3 पे आप देखेंगे फिगर में तो इट इज 30। फिर आप 4 ले लो 4 पे कितना है 40 राइट। देन वी हैव 5। 5 पे आपके पास कितना है 50। लाइकवाइज एक और आप ले सकते हो दैट इज ऑन 6 मिनट क्योंकि ग्राफ में दे रखा है एंड इट इज 60 मीटर्स। अब आप देखिए इन सब के अंदर जो इंटरवल है वो कितने का है 1 मिनट का डिफरेंस है राइट। और यहाँ पे भी कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है हर उसमें 10 मीटर्स। अब आप देखिए यहाँ 10 से 20 हो गया 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। मतलब हर मिनट में जो जो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इट इज ट्रैवलिंग 10 meters per minute. So this is an example of uniform motion and this is how by drawing graph you can explain. Next comes non-uniform motion. non-uniform motion यूनिफॉर्म मोशन का बिल्कुल उल्टा होता है। आपने यूनिफॉर्म मोशन में किया कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हो रहा था। जैसे कि हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था 90 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें हर आवर में जब आप देख रहे थे हर आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इट वॉज 90 किलोमीटर्स राइट। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो मतलब अगर हम किसी भी कार की बात कर रहे हैं कि कार दिल्ली जा रही है और दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है तो उसमें हम एग्जाम्पल को इस तरीके से लेट से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम। लेट से 1 घंटे के अंदर जो कार थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अगला घंटा कार थोड़ी स्लो हो गई क्योंकि ट्रैफिक था लेट से कि ट्रैफिक था रोड पे और कार कितना कवर कर पाई सिर्फ 40 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे वो लंच करने के लिए रुक गए तो जो कार था उसका जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल ही सेम रहा मतलब कार एक्चुअली स्टॉप्ड। फिर उसके बाद एक और घंटा लिया गया उसमें कार ने फिर से 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आप देखिए जो कार थी यहाँ पे 60 किलोमीटर ट्रैवल किया तो यहाँ पे 40 किया तो टोटल यहाँ पे कितना बन गया 100 हो गया ना। टोटल 100 किलोमीटर कार ट्रैवल कर चुकी है। इस 1 आवर पे कार का डिस्टेंस 100 ही रहा। इस पे कार का डिस्टेंस 160 किलोमीटर हो गया। तो अगर हम फ्रैक्शंस में देखें तो पहले 60 फिर 40 फिर 60 राइट। तो मतलब कार एक कांस्टेंट स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर रही कार का डिस्टेंस सेम तो नहीं रह रहा लेकिन टाइम इंटरवल आपके हाथ में है देखना तो टाइम इंटरवल विल रिमेन सेम क्योंकि आप टाइम इंटरवल जिस पे देख रहे हो वो तो आपके हाथ में है ना कि आपने 1 आवर के बाद ही देखा आपने फिक्स कर दिया कि आप 1 आवर के बाद ही नोटिस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या था डिफरेंट। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है। सो दिस कुड बी ड्यू टू यू कैन से ह्यूज ट्रैफिक ऑन द रोड या फिर आप कह सकते हो कि भी जो ड्राइवर है वो ही एक सेम स्पीड पे नहीं ड्राइव कर पा रहा ड्यू टू एनी रीजन। तो दिस इज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम हमारे हाथ में फिक्स करना राइट देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल when brakes are applied to the speeding car तो कार एक स्पीड पे आ रही होती है आप उसको सडन ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी स्पीड एकदम से जीरो हो जाती है राइट। या स्लो 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 और स्लो एंड देन फाइनली जीरो। सो दैट दिस इज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Next we have example on it. Let's say a car is traveling to Delhi and it covers 40 kilometers in 1 hour. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया उसी तरीके से करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम है आपके पास 1 hour। A car is traveling to Delhi and it covers 40 kilometer in first hour, right? Then due to huge traffic, on road, it travels only 25 kilometer in another car, right? तो फिर उसके बाद अगले घंटे के अंदर कार सिर्फ 25 किलोमीटर ही चल पाती है। तो यहाँ पे 40 + 20 आपके पास हो गया 65 किलोमीटर। देन इन अनदर आवर इट टेक्स अ ब्रेक एंड हैव लंच। फिर 1 घंटा देखा तो
कार ने ब्रेक ले ली, मतलब डिस्टेंस कितना रहा, 65 किलोमीटर ही. देन स्पीड्स अप एंड ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर. अब दोबारा से 50 किलोमीटर्स किए तो 50 प्लस 65 इट कम्स आउट टू बी 115, राइट. तो 115. तो आप देखिए डिस्टेंस हर टाइम क्या हो रहा है, डिफरेंट है. सो दिस इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो हम इसको इस तरह से कर्व्ड लाइन से शो करेंगे. जितनी भी चीजें आप ग्राफ में शो करना चाहते हो और जो कि लीनियरली वेरी नहीं करती, जो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, उनको हम कर्व्ड ग्राफ से, कर्व्ड लाइन से शो करते हैं. तो आप देखिए इसके अंदर क्या है कि पहले यहाँ पे जब दो, आप टू पे आप देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना है. अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, सो लेट्स से इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8 किलोमीटर्स, राइट. फिर उसके बाद आप और देख रहे हो, तो मतलब आप हर डायमेंशन पे जब आप देख पाओगे तो आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, वो डिफर कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी हैव स्पीड. व्हाट इज स्पीड? Speed is distance traveled by a body with respect to time in any direction. Speed का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, राइट. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v. हर एक चीज जो चलती है उसकी एक स्पीड तो होती ही है, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करती है टाइम के साथ. तो स्पीड कम ज्यादा हो सकती है. अब जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कार एक स्पीडिंग कार है, मतलब इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये काफी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है काफी टाइम में. तो स्पीड का मतलब सिर्फ इतना होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमने डिस्कस कर चुके हैं. इट इज डिस्टेंस बाय टाइम. इसको यूनिट्स की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस s से डिनोट होता है और टाइम t से. तो इट कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू s अपॉन t. अगर हम यूनिट्स की बात करें, अगर स्मॉलर यूनिट्स की बात करें, तो डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड. और अगर बिगर यूनिट्स में देखें तो डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में और टाइम आपके पास आवर में होता है. तो इट कम्स आउट टू बी किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड ऑफ एनी बॉडी एट एनी इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पे आप किसी भी चीज की स्पीड जानना चाहो, इट कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, राइट. बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर. तो डिस्टेंस आप ओडोमीटर से मेजर करते हैं और स्पीड आप स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, जैसे कि आपको फिगर्स में दिया गया है और आपको पता भी है इस बारे में, क्योंकि ये नॉर्मली ये मीटर्स जो है वो कार्स में, व्हीकल्स में यूज होते हैं. अब ऐसे ही हमारे पास एक स्पीड है एवरेज स्पीड. अब सपोज आप कार पे दिल्ली जा रहे हो, राइट. आप कार पे दिल्ली जा रहे हो. अगर कार पे आप दिल्ली जा रहे हो और आपको मतलब अराउंड 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना है और आप दिल्ली पहुंचे और कितनी देर में पहुंचे, लेट्स से आप 4 आवर्स में पहुंचे, राइट. तो बीच में आपकी स्पीड कभी ज्यादा रही हो, कम रही हो, ऐसा हो सकता है ना. लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब है कि आप एक टोटल डिस्टेंस को स्पेसिफाई करेंगे और टोटल टाइम देखेंगे कि आपको कितना लगा. आप थोड़े थोड़े एक एक घंटे के इंटरवल्स पे नहीं, या 10-10 15-15 मिनट के इंटरवल्स पे नहीं, आप एक टोटल देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगा, पूरा दिल्ली पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा. फिर आप एक उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे. आप एवरेज स्पीड कंप्यूट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगा, तो वो आपके ट्रिप की एक एवरेज स्पीड हो. इसको डिनोट हम इसी से करेंगे, एवरेज स्पीड को v से, डिस्टेंस को आप s से और टाइम को t से. बस फर्क क्या है, ये एवरेज स्पीड होगी आपके ट्रिप की और यहाँ आप टोटल डिस्टेंस यूज करेंगे और टोटल टाइम. तो लिखा आप ऐसे भी सकते हैं v इज इक्वल टू s अपॉन t, बट you should remember that it is the total distance traveled in total time taken to cover that certain
डिस्टेंस। अब जैसे दिल्ली का एग्जांपल लिया, मैं आपसे बता रही हूँ कि 250 किलोमीटर आपने 4 घंटे में ट्रैवल किए, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही? 250, टोटल टाइम इज 4, राइट? तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी योर एवरेज स्पीड। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अब हम एवरेज स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। एक स्कूटरिस्ट है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 3 किलोमीटर्स। मैं डिस्टेंस को यहाँ डी लिख रही हूँ, वैसे आपको याद है ना कि हम एस से डिनोट करते हैं उसको। इन 5 मिनट्स, आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम इज 5 मिनट्स। आपको उसकी स्पीड फाइंड करनी है इन मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड या एवरेज स्पीड जो भी दिया होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 3 किलोमीटर्स, राइट? और आपको फाइंड करना है स्पीड मीटर पर सेकेंड में, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आपको मीटर में यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 3 किलोमीटर्स, राइट? यहाँ पे हम ये मैंने एस को डिस्टेंस से डिनोट किया है, राइट? और ये आपके पास यहाँ स्पीड है, राइट? तो डिस्टेंस को हम 3 किलोमीटर से लिख लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो ये आपके पास मीटर्स में जब आपने कन्वर्ट किया तो ये बन गया 3000 मीटर्स। तो यहाँ डिस्टेंस के सामने लिख दीजिए 3000 मीटर्स। टाइम आपके पास है 5 मिनट्स और आपको यहाँ यूज करना है सेकेंड के अंदर। आपको पता है कि 5 मिनट्स को आप सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो दैट मीन्स 5 into 60, राइट, विच कम्स आउट टू बी 300 सेकेंड्स। यहाँ पुट कर दीजिए 300। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको इसको सॉल्व करना है किलोमीटर पर आवर में। देखिए जब आपके पास मीटर पर सेकेंड हो जाता है, कोई भी चीज मीटर पर सेकेंड में आ जाती है तो उसको किलोमीटर पर आवर में करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है? किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मीटर पर सेकेंड को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको 18/5 से, राइट? तो ये आपके पास है मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको काटा तो ये हमारे पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हमारे पास बन गया 36 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप 3 किलोमीटर यूज करते, 5 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करते, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में किया। पर सिंपल रहता है कि जब भी आप याद रखिए कि जब भी कभी मीटर पर सेकेंड में आपके पास आंसर आ गया है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर ऐसा आपने उल्टा करना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो इस टर्म को आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब इसको इंटू 5/18 कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इजी भी हो जाएगा और आपका आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। हमारे पास एक ट्रेन है, हम ऐसे बना लेते हैं। द ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर? 3 आवर्स में, राइट? Whereas the another train travels a distance of 180 किलोमीटर। एक और ट्रेन है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 180 किलोमीटर। और कितने टाइम में? 4 आवर्स में। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रेन फास्टर चल रही है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही केस में आप इनकी स्पीड सॉल्व कर लीजिए। आपके पास स्पीड आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा किसकी स्पीड फास्ट है।
तो यहाँ यूनिट सबसे पहले चेक कीजिए, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर एक सेट बनता है, आपको पता है कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा यूनिट्स होते हैं। तो आप यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए आपके पास ये है डिस्टेंस और ये आपके पास टाइम। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आपने इसके लिए भी फाइंड किया तो ये बन गया 180/4 विच कम्स आउट टू बी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए दोनों में से कौन सी ट्रेन फास्टर ट्रैवल कर रही है। अनदर ट्रेन, जो कि ये वाली ट्रेन है, इट इज ट्रैवलिंग एट फास्टर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है आपके पास, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस है हमारे पास, राइट। और वो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो स्पीड कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। देन दिस कार ट्रैवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स, एक और 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है विद स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर। हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमें पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखें तो एक डिस्टेंस है 30, दूसरा डिस्टेंस भी है 30, सो इट कम्स आउट टू बी 60 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आपको लिखना है टोटल टाइम, पर आपके पास टाइम दोनों ही केसेस का गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपके पास स्पीड भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आप टाइम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट केस का टाइम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर आप चेंज करो तो टाइम की टर्म्स में अगर हम लिखें तो इट कम्स आउट टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30, टाइम है आपके पास, सॉरी स्पीड आपके पास 40। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास टाइम आ गया 3/4 आवर्स। ऐसे ही आपने सेकेंड केस के लिए किया तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर दिस ऑल्सो। डिस्टेंस आपके पास है 30 और स्पीड आपके पास है 20। इसको भी आपने सॉल्व किया तो इट अनदर टाइम कम्स आउट टू बी 3/2 आवर्स। तो एक टाइम आपके पास ये आ गया जिसको हम T1 ले लेते हैं, दूसरा टाइम आपके पास ये आ गया जिसको हम T2 ले लेते हैं। तो टोटल टाइम हम इनको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी T1 प्लस T2। तो एक आपके पास है 3/4 और दूसरा आपके पास है 3/2। आप इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ गया 3 और यहाँ पे 6, तो इट कम्स आउट टू बी 9/4 आवर्स। इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे 9/4 तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, it comes out to be 60 into 4 by 9. 60 into 4 by to be 60 into 4 हमारे पास हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 240 by 9, एंड इसको जब आप डिवाइड करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 26.6 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज द आंसर, दैट इज दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर द गिवन data, right? Another question we have 120 किलोमीटर का ट्रैक दिया है हमें। Let's say this is 120 किलोमीटर ट्रैक is being given और ट्रेन इस पे चल रही है एंड ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। तो हम इसको 120 है तो हम इसको इतना 30 कर लेते हैं, मतलब ट्रेन 30 किलोमीटर्स इस 120 में से चल रही है और कितनी स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, राइट। आपको पूछा गया है कि हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स। 120 में से 30 चला गया तो लेफ्ट आपके पास 90 किलोमीटर्स ही रहा ना। तो ये जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स है ये ट्रेन कितना फास्ट चलेगी, मतलब आपको स्पीड पूछी गई है कि कितनी स्पीड से चलेगी, सो दैट द एवरेज जो इस ट्रिप का एवरेज है दैट कम्स आउट टू बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब आपको इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर्स पर आवर और आपको ये स्पीड निकालनी है कि 90 किलोमीटर ये कैसे चलेगी। अब क्योंकि आपको एवरेज स्पीड गिवन है तो हम इसको एवरेज स्पीड से ही शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इस ट्रिप की है 60,
राइट। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 और टोटल टाइम हमें नहीं पता कितना लगा, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल टाइम अगर आप सॉल्व करो 120/60 इट कम्स आउट टू बी 2 आवर्स। मतलब इस पूरे को चलने में टाइम कितना लगा एवरेज स्पीड को यूज करके 2 आवर्स, राइट। चाहे वो 30 किलोमीटर था चाहे वो 90 किलोमीटर था। अब हमारे पास अगर हम इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं इस केस की, ठीक है, स्पीड ही चाहिए ना हमें, तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कौन सा, इसका टाइम, लेट्स से इस टाइम को हम t2 और इस टाइम को हम t1 लिख लेते हैं, तो हमें t2 चाहिए यहाँ पे, राइट। अब t2 आपके पास कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली अगर आप टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 तो होगा ही, राइट। टोटल टाइम आपके पास है 2, t2 आपको सॉल्व करना है, t1 आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे आप इस फर्स्ट केस के लिए, तो डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड भी आपके पास 30 और डिस्टेंस भी है 30, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा 1 आवर, राइट। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1, तो t2 सॉल्व करके भी कितना आ गया 1 आवर। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, तो स्पीड आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस आपको पता है कि 90 किलोमीटर है और टाइम आपको पता है कि 1 आवर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इस 90 किलोमीटर को डिस्टेंस को पूरा करने के लिए कितनी स्पीड से ट्रेन को चलना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर आवर, तभी जो कि एवरेज स्पीड होगी एंटायर ट्रिप की, दैट कम्स आउट टू बी 60 किलोमीटर पर आवर। समझ गए आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? थैंक यू।